चलिए जी, शुरू करें आज की अपनी क्लास। चलो, आज हमारे नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का क्या नाम है हमारे? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस चैप्टर में जो आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है वो आपका हुआ है, पहले एक बार सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर का। आपका थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, जिसको हम प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। दूसरा जो है आपका वो है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। और इनसे रिलेटेड जितना भी आपका टॉपिक्स हैं वो सब आपको नहीं करने हैं। हमें जहां से स्टार्ट करना है वो हमें स्टार्ट करना है अपना बोहर्स मॉडल ऑफ एटम से। यहां से आगे हमें पढ़ना है ये दोनों चीजें हमें, और जो इनके साथ के टॉपिक्स हैं वो हमें नहीं करने हैं। ठीक है, हम अपना जो स्टार्ट करेंगे वो हम अपना स्टार्ट करेंगे बोहर्स मॉडल ऑफ एटम से। सही है जी। ये दोनों जो मॉडल है आपके एटम के, ये आपके सिलेबस में अब नहीं है। ठीक है, तो बात करते हैं जी बोहर्स मॉडल ऑफ एटम की। अगर मैं आपको कहूं कि जो बोहर्स मॉडल ऑफ एटम है, जो उसकी मतलब एक तरीके से जो उसकी फाउंडेशन है, मतलब जो फंडामेंटल जो बेसिक थिंग है उसकी, वो है उसकी स्टेबिलिटी ऑफ एनर्जी। इस चीज के ऊपर आपका बोहर्स मॉडल ऑफ एटम स्टैंड करता है। ठीक है, ये उसके एटम की मतलब एक तरीके से फाउंडेशन है। उसने ये चीज बताई एटम के बारे में, तभी बाकी जो चीजें, जो बाकी फिनोमिनन्स थे हमारे एटम से रिलेटेड, वो ज्यादातर आपके प्रूव हो पाए, मतलब उनकी एक तरीके से एक्सप्लेनेशन मिल पाई। ठीक है जी। तो स्टेबिलिटी ऑफ एनर्जी देखते हैं। बोहर ने क्या कहा कि भाई जो आपका एटम होता है, बीच में उस एटम के एक छोटे से स्पेस में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, इस स्पेस को हम बोलते हैं, इस स्फीयर को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इसके अंदर होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डेफिनेट ऑर्बिट्स में, इनको स्टेशनरी ऑर्बिट्स भी बोलते हैं। ठीक है, वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्टेशनरी ऑर्बिट से डेफिनेट ऑर्बिट्स में इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स में। ठीक है जी। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है, और इनके हमने नाम रख दिए 1 2 3 या फिर KLM एंड सो ऑन। ठीक है जी। दूसरी बात क्या है फिर आगे आपकी, जो इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसकी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगी। ठीक है, अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन है और उसकी एनर्जी इस एनर्जी, और स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब ये नहीं है कि आपका इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉन तो आपका इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। स्टेशनरी ऑर्बिट का जो मतलब है आपका, वो आपका मतलब है कि जो इसकी एनर्जी है ऑर्बिट की वो स्टेबल रहेगी। अब उसी एनर्जी की ऑर्बिट की एनर्जी नहीं बदलेगी। और अगर इस ऑर्बिट की एनर्जी या फिर इस शेल की एनर्जी आपकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के इक्वल रहती है, तो वो इलेक्ट्रॉन आपका ऑलवेज इसी ऑर्बिट में आपका रिवॉल्व करता रहेगा। इसी ऑर्बिट में वो आपका क्या करता रहेगा? रिवॉल्व करता रहेगा। अगर आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे थे इलेक्ट्रॉन को, और वो एनर्जी आपकी उतनी हो जाती है उस इलेक्ट्रॉन की कि वो सेकंड ऑर्बिट में जंप कर सके, तो फिर वो आपका सेकंड ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेगा। ठीक है जी। तो उसने मतलब बोहर्स मॉडल ऑफ एटम हमें यही बताता है, क्या बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी जो उनकी एनर्जीज होती है वो मतलब एक डेफिनेट ऑर्बिट में जिसकी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के इक्वल हो, उसी में रिवॉल्व करते हैं। यही मेन बात, मतलब यही, और जो आपकी वो थी जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम है आपको, वो इसी बात को प्रूव नहीं कर पाता कि जब अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है आपका किसी चीज के अराउंड, तो इन द एंड, मतलब जैसे कि ये आपका न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है,
अगर ऐसे ही रिवॉल्व करता रहेगा आपका इलेक्ट्रॉन तो वो एनर्जी लूज करता रहेगा, और अगर एनर्जी लूज करता रहेगा तो उसकी ऑर्बिट छोटी होती चली जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपका इलेक्ट्रॉन मतलब न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएगा। ऐसा तो होता नहीं है पर, ठीक है। तो ऐसी वो क्या बात थी, वो यही बात थी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका डेफिनेट एनर्जी ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व करते रहते हैं जब तक उसकी एनर्जी उस ऑर्बिट की एनर्जी के इक्वल रहती है। ये आपका मेन पॉइंट है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम का, स्टेबिलिटी ऑफ एनर्जी। ये फाउंडेशन है आपकी बोहर्स मॉडल की, ठीक है जी। समझ में आई ये बात आपको? तो पोस्टुलेट्स हैं उसके बोहर्स मॉडल ऑफ एटम के। जो फर्स्ट पोस्टुलेट है हमारा वो क्या कहता है, इट एटम कंटेन्स a very small positively charged atom contains a very small positively charged center around which electrons revolve। कि एटम में एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है जिसके अराउंड आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, और वो क्या होता है आपका न्यूक्लियस, जिसको हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियस। और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के होते हैं क्योंकि न्यूट्रॉन्स पे आपके कोई चार्ज नहीं होते, न्यूट्रल होते हैं। पॉजिटिव पे आपका, प्रोटॉन्स पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ओवरऑल न्यूक्लियस का भी चार्ज कैसा होगा आपका पॉजिटिव, राइट? ठीक बात है। ये है आपका फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स बोहर्स एटॉमिक मॉडल या फिर बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, ठीक है जी। अब आते हैं सेकंड पोस्टुलेट पे। सेकंड पोस्टुलेट आपको यही स्टेबिलिटी ऑफ एनर्जी वाला है जो मैंने आपको अभी बताया। जो एटम्स होते हैं वो फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व करते हैं, और वो इसलिए ही अपनी एनर्जी यूज वो नहीं करते, अपनी एनर्जी इसी वजह से रिड्यूस नहीं करते, या फिर अपनी एनर्जी इसी वजह से नहीं खोते। वो किस वजह से? क्योंकि उस ऑर्बिट की एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के इक्वल होती है, तो वो वहां हमेशा रिवॉल्व करते रह सकता है और आपका इसमें न्यूक्लियस में आके कोलैप्स नहीं होगा। सही बात है जी, ठीक है। और एन जो होता है हमारा वो होता है नंबर ऑफ शेल, मतलब कि जैसे ये मेरा न्यूक्लियस हो गया, ये मेरी शेल्स हो गई या फिर ऑर्बिट्स हो गई, ठीक है। तो अगर मैं ये फर्स्ट ऑर्बिट है तो इसका मतलब n इक्वल्स टू यहाँ पे मेरा 1 है, सेकंड होगी तो n इक्वल्स टू मेरा यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। तो वो एनर्जी कितनी होगी आपकी वो भी हम निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। वो जो फॉर्मूला है आपका, वो फॉर्मूला है जी आपका क्या, En इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर m e रेज टू द पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है। ये वो आपका फॉर्मूला है जिससे कि आप कोई सी भी ऑर्बिट की एनर्जी निकाल सकते हैं। m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, e इज चार्ज, n इज द नंबर ऑफ शेल एंड h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, सही है बात, ठीक है जी। इतना आगे चले। और उस ऑर्बिट मतलब जो ऑर्बिट हमारी है उसकी रेडियस कितनी होगी आपकी, उसकी रेडियस का भी आपका फॉर्मूला है। उसका फॉर्मूला है आपका आर एन इक्वल्स टू ए नॉट एन स्क्वायर। ए नॉट क्या होता है आपका रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, और वो कितनी होती है आपकी 52.9 पीएम। पीएम का क्या मतलब है यहाँ पे, पीएम का मतलब है यहाँ पे पिकोमीटर्स। पिकोमीटर्स कितने होते हैं आपके 10 रेज़ टू द पावर -11 मीटर्स। ओके, -11। ये हो गया आपका रेडियस का फॉर्मूला, आर एन इक्वल्स टू ए नॉट एन स्क्वायर, वेयर एन इज द नंबर ऑफ शेल या फिर नंबर ऑफ ऑर्बिट की कौन सी नंबर की ऑर्बिट हमें लेनी है। वैल्यू पुट करो और रेडियस निकाल लो, ठीक है जी, सही है। और इस रेडियस को हम बोलते हैं बोहर्स रेडियस। क्या बोलते हैं? बोहर्स रेडियस। सही बात है। चले आगे। आगे क्या है फिर इसमें,
अब यूज मतलब कि एडवांटेजेस क्या है हमारी बोर्स एटॉमिक मॉडल की। तो सबसे पहले एडवांटेज तो इसकी यही है कि ये एटम की स्टेबिलिटी को हमारी शो करता है। किस तरीके से? अपनी स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिट वाली बात से, कि अगर आपकी ऑर्बिट जिस एनर्जी की है और आपका इलेक्ट्रॉन भी उसी एनर्जी का है, तो आपका इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रह सकता है। ठीक है। और जो दूसरी चीज है आपकी, वो उसने जो एक्सप्लेन की वो किया, उसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है आपका? जब मेरा हाइड्रोजन का एटम एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जंप करता है और फिर क्योंकि वो अनस्टेबल होता है और अनस्टेबल होने की वजह से वो वापस अपनी लोअर ऑर्बिट में आता है, तो वो रेडिएट करता है कुछ एनर्जी। ये वाली बात आपका रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो एनर्जी किस तरीके से रेडिएट करता है। तो ये वाली बात हमें किसने बताई? बोर्स मॉडल ऑफ एटम ने। फॉर एग्जांपल, ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये अगर मेरा नेक्स्ट एनर्जी स्टेट में जाएगा तो ये मेरा वहां चला जाएगा, बट ये वहां पे जाके अनस्टेबल होगा, तो ये वापस अपना उसी एनर्जी स्टेट में आ जाता है और कुछ अपना जो एनर्जी होती है वो लूज कर देता है। वही एनर्जी हमें इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम नजर आती है, विजिबल स्पेक्ट्रम, जो हम लाइट के तौर पे देख पाते हैं। ठीक है जी, ये वाली बात हमारी बोर्स मॉडल में बताई। ओके, ठीक बात है। कल हम आपके इसके क्या करेंगे? कल हम इसके आपके लिमिटेशंस करेंगे। ये मतलब जो मॉडल है ये बिल्कुल परफेक्ट मॉडल नहीं है, इसमें भी कुछ कमी है। वो क्या कमी है, लिमिटेशंस इसकी, वो हम आपकी कल एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलो।